नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चालू किया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए। 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें से आप लोग लाभान्वित हो सके, इसके लिए हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चालू किया है। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे थे। अभी देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। एक रणनीति के तहत आप लोग आगे बढ़िएगा तो आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में है, इसमें आप सफलता ज़रूर पाइएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ से उम्मीद दिलाता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊँगा, उसी से एज इट इज़ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। मैं 8 से 10 सेट ही कराऊँगा आपको, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, हिंदी का भी, संस्कृत का भी, मैथ्स का भी। उसी 10 सेट से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ इतनी सी ऑब्जेक्टिव आप करके जाते हैं, आप मेरा भरोसा रखिए कि आप लोग परीक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त करके आइएगा। ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइएगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये आज हम लोग साइंस का दूसरा सेट लेके आए हैं। इसका पार्ट 1 होगा, फिर इसका पार्ट 2 आएगा, फिर इसका पार्ट 3 आएगा। हर एक सेट का हम 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहले पार्ट में 1 से 25 या 26 क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 26 से लेके 54 या 55 जो भी क्वेश्चन हो सकेगा वहाँ तक करेंगे। तीसरे पार्ट में हम लोग 55 के बाद से 80 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन 1 है हवा का, ऑप्शन बी है हीरा का, ऑप्शन सी है शीशा का, ऑप्शन डी है जल का। तो देखिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.4 के करीब। तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, किसका अपवर्तनांक अधिक है, तो हीरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए नंबर ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होती है। तो आप लोग हर हमेशा याद रखिए, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लेंस में जो है मुख्य फोकस कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण को हजामती दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन पे देखिए आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा इसके ऑप्शन, चारों ऑप्शन। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का यूज होता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है, फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर के बीच का संबंध एफ बराबर r/2। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
इसको हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, ऑप्शन डी है बाइफोकल लेंस। तो देखिए यहाँ पे जो अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अपसारी पूछता तो अवतल लेंस आप लोग कहते हैं। तो देखिए अपसारी और अभिसारी दोनों में अंतर है। अभी 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है और अपसारी लेंस अपसारी अवतल लेंस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है हम लोगों का, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है। ऑप्शन की ओर अगर हम चलें तो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए पीला, बी बैगनी, सी लाल और डी हरा। देखिए दृश्य प्रकाश में जो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। तो चूंकि हम लोगों को कम तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, न्यूनतम पूछा गया, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो न्यूनतम यहाँ पे बैगनी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश का विक्षेपन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वो वायु में होती है, कांच में होती है, निर्वात में होती है या ए और बी दोनों में? तो देखिए प्रकाश की सबसे अधिक जो चाल होती है वो निर्वात में होती है। सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, ऑप्शन दूसरा है बी का 2, सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें 3 और डी नंबर जो होता है इसमें 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कल भी हमने ये पहले सेट में क्वेश्चन कराया था, आज भी ये क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है तापीय ऊर्जा। तो देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसको किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जलता हुआ जो मोमबत्ती है ना वो बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए लिखा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर
इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, दुगुना हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाती है। तो कम ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का। देखिए 14वां नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। ए समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिरोधों का जो मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाना चाहिए वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या रहा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है तांबा, नरम लोहा, सी इस्पात, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नंबर 1 है नाभिकीय विखंडन, नंबर बी है नाभिकीय संलयन, नंबर सी है दोनों ए एवं बी, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पूरी की जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे अगले स्लाइड में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो 17वां नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन भी पढ़िए अपने से भी और आंसर भी मन में ही देने का कोशिश करिए। जहाँ तक संभव हो हम तो क्वेश्चन का आंसर सटीक करा रहे हैं आप लोगों को। अगर गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो इसका बहुत सारा आंसर गलत दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग उस गलती से बचें और सही क्वेश्चन का सही आंसर चुनें। देखिए 17वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, क्या है? पहला है सौर कुकर, दूसरा है सौर सेल, तीसरा है सी दोनों ए एवं बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति जो है वो होता है हमारा सौर सेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, और सी है 12 से 14 किलोमीटर पर आवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर होता है। तो 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ कहीं किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। इस कारण से ऑप्शन के अनुसार हमें डी नंबर ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। अगर 15 किलोमीटर कहीं ऑप्शन रहता तो वहाँ पे 15 किलोमीटर लिखते हैं, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में 1.5 किलोमीटर दिया है जो कि गलत है। इसलिए बी नंबर आंसर सही नहीं होगा, डी नंबर आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन 1 है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ऑप्शन बी है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य,
जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और अगले पेज पे जो क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा की, ऑप्शन बी है चर दिष्ट धारा की, ऑप्शन सी है दिष्ट धारा की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की, अल्टरनेटिंग करंट की, जिसको हम लोग एसी कहते हैं, ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, किसमें असंभव है वर्ण विक्षेपण? ऑप्शन एक है कांच में, ऑप्शन बी है निर्वात में, ऑप्शन सी है जल में, ऑप्शन डी है फाइबर में। देखिए वर्ण विक्षेपण फाइबर में जो है वो असंभव है, इसका सही आंसर किस में हो जाएगा? फाइबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित कोण को मोड़ देता है, किसमें मोड़ता है? ऊपर, नीचे, आधार से दूर, आधार की ओर। देखिए यहाँ पे आधार का मतलब अभिलंब होता है, अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को अभिलंब की ओर मोड़ देता है, तो इसका 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले पेज पर देखिए, अगले पेज पे जो क्वेश्चन है आ गया 23 नंबर क्वेश्चन, 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे कौन प्रकार की अभिक्रिया है उसको पूछा गया है। रिएक्शन एक पूछा जाता ही है, आप लोगों को पिछले सेट में भी हमने, पिछले सेट मतलब सेट 1 में भी रिएक्शन के बारे में एक क्वेश्चन था, वहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें भी है, तो आप लोग इससे घबराएं नहीं। देखिए पहला ऑप्शन है इसका अपघटन, दूसरा ऑप्शन है इसका विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है इसका अवक्षेपण और चौथा ऑप्शन है इसका उपचयन। तो देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है NH4Cl और ऑप्शन सी है Na2CO3 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 होता है। तो देखिए खाने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, कौन सी धातु है? कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु है, ए नंबर तांबा, बी नंबर पारा, सी नंबर सोडियम, डी नंबर लोहा। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? कल भी ये क्वेश्चन हमने पार्ट सेट 1 में कराया था, आज भी ये क्वेश्चन आ गया है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? पहला है ए नंबर ऑप्शन में हाइड्रोजन, बी नंबर है हीलियम, सी नंबर है ऑक्सीजन और डी नंबर है क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। तो आज के लिए देखिए हमने 26 क्वेश्चन कराया और आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया 26 के बाद से वो 54 तक या 55 तक हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और आप लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लास्ट में जो जितना भी समय बचा है, आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है।
और क्या छोड़ना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं यही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बस उतना ही क्वेश्चन करना है जिससे आपकी तैयारी सुनिश्चित हो सके, आप में आत्मविश्वास पैदा हो सके कि हम भी अच्छे अंक से पास कर सकें। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने जो बताया है कि 8 या 10 सेट डालेंगे, बस इतने सा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा हर एक सब्जेक्ट का। देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। वहाँ हर एक क्वेश्चन को आप कहिएगा कि हाँ हम जानते हैं, ये पढ़े हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, मतलब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसके लिए। आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।